नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी फिक्र की खबरें लेकर मैं हाजिर हूं, निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबरें आ रही हैं, आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में सिद्धरामैया चुने गए नेता डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया के नाम का प्रस्ताव रखा। ऑल इज वेल यानी कि दूसरी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 20 मई को होगा सिद्धरामैया सरकार का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई विपक्षी नेताओं को न्योता। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, यानी कि ताकत दिखाने की कोशिश होगी। तीसरी बड़ी खबर, कल G7 समिट के लिए जापान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 का शिखर सम्मेलन है। परमाणु निरस्त्रीकरण, शांति, स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा संभव है। भारत का किरदार दुनिया के सामने बढ़ रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर, फिल्म द केरल स्टोरी पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म पर लगे बैन को हटाया। ममता सरकार ने 8 मई को लगाई थी रोक, यानी सीधे तौर पर ममता के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। एक और बड़ी खबर आ रही है, लंदन में भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन पर कार्रवाई। अगले हफ्ते 5 सदस्यीय एनआईए टीम जाएगी लंदन में सबूत जुटाएगी जांच एजेंसी की टीम। छठी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लैंड फॉर जॉब स्कैम में राबड़ी देवी से 6 घंटे पूछताछ। दिल्ली के ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी से हुई पूछताछ। मामले में जमानत पर हैं लालू, राबड़ी देवी और बेटी मीसा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, तिहाड़ जेल प्रशासन का सरकार को प्रपोजल है। वांटेड गैंगस्टर्स को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर उठाया कदम, यानी सीधे तौर पर तिहाड़ जेल प्रशासन अपने हाथ खड़े कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के तुलजा भवानी मंदिर प्रबंधन का फैसला। भवानी मंदिर में अभद्र कपड़े पहनकर आने पर लगी रोक। मंदिर में हाफ पैंट पहनकर आने पर भी रोक लग गई है। और 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, हिंद महासागर में डूबा चीनी जहाज। भारतीय नौसेना ने मदद के लिए भेजा एयरक्राफ्ट। चालक दल के सदस्यों की तलाश के लिए इंडियन नेवी का विमान जो है वो तैनात हो चुका है। लेकिन अब शुरुआत करते हैं आज की हमारी बड़ी खबरें क्या क्या हैं, आइए वो दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज के बाद। लेकिन सबसे पहले जो खबर दिखा रहे हैं आपको यहां पर, पहली बड़ी खबर है पाकिस्तान में इमरान खान से जुड़ी हुई, जहां उनके लाहौर वाले घर के बाहर कमांडोज और पाक रेंजर्स तैनात हैं और अंदर TV9 भारत के रिपोर्टर मौजूद है। क्या देखा हमने, यह आपको देखना जरूरी है। आतंकी हैं कि नहीं अंदर। दूसरी खबर, 26/11 मुंबई हमले में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई है, जिसको अमेरिका से भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। एक्स्ट्राडिशन का अब सवाल इतना है कि क्या पाकिस्तान भी हाफिज सईद को भारत को सौंपेगा, सोचने वाली बात है। लेकिन बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरी खबर है आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान की साजिश को लेकर कश्मीर में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडिया के जाबाज कमांडो की श्रीनगर में तैनाती से जुड़ी हुई। क्या हो रहा है वहां पर, यह हम आपको दिखाएंगे। चौथी खबर है जापान में हो रहे G7 मीटिंग की, जहां पर हम मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात से पहले क्या है हिरोशिमा का माहौल, क्वाड भी क्या वहां पर होने वाली है, इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट गौरव अग्रवाल के साथ। पांचवी बड़ी खबर, कैसे 100 घंटे बाद कर्नाटक की कुर्सी की लड़ाई खत्म होने के बाद सिद्धरामैया का शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी एकता का मंच बनने जा रहा है। कई साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन खबरों के सफर की शुरुआत जो कर रहे हैं हम, आज की हमारी लीड स्टोरी है इमरान के घर में TV9। क्या कैमरे पर दिखे दहशतगर्द? क्या इमरान के घर में आतंकी हैं? आपके मन में सवाल तो हो गई, हमने भी जानने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। सीधे देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आतंकवादियों को पालती है पाकिस्तान की सेना, ये इमरान खान ने कहा है। आज साबित हो गया कि भारत पिछले कई सालों से जो कह रहा था वो सच है। इमरान खान ने इसका खुलासा किया। इमरान खान ने कुछ देर पहले बयान दिया कि और दुनिया को बता दिया कि पाक सेना आतंकवादियों को पालती है। ये वो सच्चाई है जो भारत लगातार कहता रहा है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान की सेना न सिर्फ आतंकियों को पालती है, वो उन्हें कंट्रोल भी करती है, यानी आतंकी जो हमले करते हैं वो पाकिस्तान सेना के इशारे पर होते हैं। इमरान ने यह भी कहा कि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। यह भी बोले कि सेना के जरिए उनकी पार्टी को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधा इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान ने अगर यह कह दिया है
कि पाक सेना दहशतगर्दों को पालती है, तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमरान खान ने भारत की बात को आगे रखा है। यानी कि भारत जो लगातार यह कह रहा था कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को पालता है, वो उनकी एक सैंक्चुरी बन गया है, ये इमरान खान ने खुद इस चीज को आगे बढ़ाई है। इमरान खान के बयान के बाद दुनिया अच्छे से जान गई है कि पाकिस्तान कैसा देश है, जहां अदालत की कद्र नहीं है, जहां कानून का राज नहीं है, जहां सेना आतंकवादी पालती है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री घोषित तौर पर नजरबंद है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे से पुलिस घर के बाहर डेरा डालकर बैठी है। सवाल उठता है कि आखिर कैमरे के सामने इतने ड्रामे का मतलब क्या है? क्यों नहीं इमरान खान को सीधे गिरफ्तार किया जा रहा है? इमरान खान को पंजाब सरकार की तरफ से 24 घंटे में बंगला खाली करने का अल्टीमेटम मिला था, लेकिन अल्टीमेटम खत्म हुए 7 घंटे हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी इमरान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ लाहौर में जमान पार्क वाले घर के अंदर मौजूद हैं। सेना ने उनके आवास को चारों ओर से घेर रखा है। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। फौज ने उनके सामने 2 शर्तें रखी हैं, या तो वो देश छोड़ दें या फिर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई कबूल करें। इसका मतलब जानते हैं आप? आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का मतलब है या तो उम्र कैद या फांसी। इमरान को भी इस खतरे का इल्म है, इसीलिए वो एक्शन से पहले देश के हालात का रोना रोने लगे। ट्वीट करके क्या कहा, ये देखिए, पाकिस्तान खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है, ये मुल्क मूर्खों और अपराधियों के कब्जे में है। देश की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए आतंक का इस्तेमाल हो रहा है और अवाम अब नहीं जागी तो बहुत देर हो जाएगी। इमरान की इन बातों में लाचारी दिखती है क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने इमरान पर घर में 30 से 40 आतंकी छिपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दहशतगर्दों को सेना या पुलिस के सुपुर्द करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और सवाल है कि क्या वाकई इमरान के घर के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं? ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष ने सच जानने की कोशिश की। टीवी 9 भारतवर्ष देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है, पहला ऐसा न्यूज चैनल बना है जो इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हुआ। हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास जो है इमरान खान के घर के हर हिस्से में गए। इस दौरान कैमरे में क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ आपको देखना जरूरी है ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उन 4 कैंप में जो इमरान खान के घर के अंदर बने हैं, जिसके बारे में यही दावा किया जा रहा है कि 30 से 40 आतंकी छिपे हो सकते हैं। इस वक्त इमरान खान के घर के अंदर मौजूद हूँ। ये वो गेट है जिसको गिराया गया था और अब ये गेट दोबारा लग चुका है और हम इमरान खान के घर के अंदर मौजूद हैं और ये गाड़ी है इमरान खान की जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। टीवी 9 का रिपोर्टर इमरान के घर के अंदर लाहौर में जमान पार्क वाले इमरान के घर में दाखिल होने के बाद टीवी 9 संवाददाता गुलाम अब्बास उन 4 कैंप की तरफ बढ़े जहां आतंकियों के छिपे होने का आरोप था। उनकी नजर इस खेमे पर पड़ी। यहाँ जब वो अंदर घुसे तो उन्हें बिस्तर, पंखे, अलमारी नजर आई। ये घर है, हम अंदर दाखिल हुए हैं, ये खेमे लगे हुए थे जो, और यहाँ पर भी अब एक्सेस हासिल की है। टीवी 9 ये भारत का पहला चैनल है जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी बिस्तर पड़े हुए हैं और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीजें जिसके बारे में पुलिस की तरफ से शंका जताई जा रही थी कि शायद टेररिस्टों के पास कोई वेपन्स हैं या ट्रेन टेररिस्ट हैं, क्या कोई ऐसी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। चप्पा चप्पा आज एक्सक्लूसिवली तौर पर टीवी 9 अपने देखने वालों को दिखाएगा। ये अलमारी है, इसको भी खोलते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं ताकि ये क्लैरिटी आए कि जो पंजाब सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि वाकई ही इमरान खान के घर के अंदर टेररिस्ट हैं, क्या ऐसा कुछ है। गुलाम अब्बास को पहले कैंप में ऐसी कोई संदिग्ध चीज या इंसान नजर नहीं आया, लेकिन हमारी तफ्तीश दूसरे कैंप में भी जारी रही। ये खेमा है और यहाँ पर भी लग ऐसा रहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लोग या मुलाजमीन जो हैं वो रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिस्तर पड़े हुए हैं। अब तक की पड़ताल में ये पता चला कि दोनों कैंप इमरान खान की सिक्योरिटी से जुड़े लोगों के लिए बने हैं। वो यहीं पर रहते हैं, लेकिन ये अधूरा सच जैसा था, इसलिए टीवी 9 संवाददाता गुलाम अब्बास तीसरे कैंप की ओर बढ़ चले।
जितने खेमे हैं उन सब खेमों की सूरत हाल ऐसी ही है। बिस्तर पड़े हुए हैं, चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं और यहाँ पर जो लग ऐसा रहा है कि जैसे ये जो उनके सिक्योरिटी के लोग हैं या बाकी लोग हैं वो यहाँ पर सोते हैं या आराम करते हैं उनकी। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि कहीं पे कोई चीज़ ऐसी कि हमें मिल पाए कि जो पंजाब सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। कहा जा रहा है कि इमरान के घर में सिक्योरिटी सर्विस के लोगों के लिए कुल 4 कैंप बनाए गए हैं। हमें चौथे कैंप में भी हैरान करने जैसी चीज नजर नहीं आई। ये अब आप थ्रू गेट देख रहे हैं, ये इमरान खान साहब इस दरवाजे के पीछे इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं। उनकी जो पत्नी है बुशरा बीबी वो मौजूद हैं। हमें पता चला कि यहाँ रेस्ट रूम भी है। यहाँ कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ आपको देखना चाहिए। ये वो जगह है जो कि लास्ट टाइम जब इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ा गया था तो पुलिस यहाँ पे दाखिल हुई थी। ये अब आगे ये मस्जिद है जो कि बल्कि ये भी रेस्ट रूम है, जैसा कि हमने पहले दिखाया हर जगह पे कि किस तरीके से ये इमरान खान की सिक्योरिटी के लोग या उनके जो कारकुन या लीडर्स आते हैं दूसरे शहरों से। तो इन कैंपों में तो आतंकी नहीं दिखे, ये हमने भी देखा, आपने भी देखा। टीवी 9 संवाददाता गुलाम अब्बास को इमरान के घर के अंदर दाखिल होने पर यह जानकारी भी मिली कि वहां पहली मंजिल पर भी 3 कमरे बने हुए हैं। पुलिस का दावा है कि उसे इमरान के घर के इस हिस्से से पहले हथियार मिले थे। तो क्या 30 से 40 आतंकी इन्हीं 3 कमरों में छिपे हैं? आप खुद देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। टीवी 9 का रिपोर्टर इमरान के घर के अंदर। ये ऊपर वाला फ्लोर है और ये वो जगह है जहाँ पे जब पुलिस ने लास्ट टाइम एक्शन किया तो यहीं से असला बरामद किया गया था। पंजाब की तरफ से ये कहा गया है, हुकूमत की तरफ से, कि यहाँ पे टेररिस्ट है। देखते हैं, ये कुछ लोग जरूर मौजूद हैं। और ये आप इमरान खान का साहब की सिक्योरिटी से है? अच्छा, ये सिक्योरिटी के लोग हैं इमरान खान साहब की जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी अगर देखें जो कहा जा रहा है कि टेररिस्ट है, ये देख लेते हैं, हम खुद देख लेते हैं। ये देखें, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये यहाँ पे कोई ऐसी चीज हमें तो फिलहाल नजर नहीं आ रही। आपको फिर भी अलमारी भी दिखा देते हैं कि कोई अंदर कोई चीज ऐसी हो। ये कपड़े लटके हुए हैं, यहाँ पे चीजें हैं, बाकी आम रूटीन की चीजें दिखाई दे रही हैं। इमरान के घर की पहली मंजिल पर बना ये पहला रूम था जहां लोग भी आम थे और चीजें भी चौंकाने वाली नहीं दिखी। टीवी 9 संवाददाता ने इसके बाद बगल वाले दूसरे कमरे में जाकर पड़ताल की। अगला रूम है और यहाँ पे भी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं। ये आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी के उनके अपने लोग मौजूद हैं और यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम जो पंजाब की हुकूमत की तरफ से और ख़ासकर इमरान खान साहब के ऊपर ये कहा जा रहा था कि 30 से 40 टेररिस्ट हैं, वो मौजूद हैं। हम एक एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। कुरान पाक पड़ा हुआ है, बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई वेपन, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा था कि यहाँ पर हो सकती है, उसमें से कोई भी ऐसी चीज यहां पर अभी तक हमें दिखाई नहीं दी। इमरान खान के घर की पहली मंजिल पर बने दोनों कमरों में कुछ ऐसा नहीं मिला जो चौंकाने वाला हो, जो हैरान करने वाला हो। लेकिन हमारी पड़ताल तीसरे कमरे तक भी जारी रही। बाकी जगह भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज जिसके बारे में ये पंजाब की जो हुकूमत है वो क्लेम कर रही थी। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व पीएम रह चुके हैं। उनकी सुरक्षा में जवान होना लाजमी है, लेकिन ये आतंकी हो सकते हैं। ये बात इमरान को सेना के जाल में फंसाने जैसी लगती है। गुलाम अब्बास, टीवी 9 भारतवर्ष, लाहौर। कहानी अब बदल रही है, क्योंकि आपने सुना किस तरीके से इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तान की फौज आतंकियों को पालती। तो अब आतंकियों की अगर बात करें, एक पाकिस्तानी आतंकी है जिसका नाम है तहव्वुर राणा। याद होगा आपको, यहां पर है वो तस्वीर। मुंबई में 26/11 हमले का अहम आरोपी, जिसे अमेरिका अब भारत को सुपुर्द करने वाला। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कैनेडियाई व्यवसायी है। अमेरिका की एक अदालत ने इसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। एनआईए ने 10 जून 2020 को एक शिकायत दर्ज करते हुए उसकी अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की थी। बाइडेन प्रशासन की तरफ से राणा के भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध का समर्थन और मंजूरी मिली थी और अब कैलिफोर्निया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया।
हम आपको बता दें कि 16 साल पहले की इस दिल दहला देने वाली आतंकी घटना में तहव्वुर राणा किस तरह शामिल था। असल में राणा और मुंबई की रेकी करने वाला डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त हैं। तहव्वुर राणा हेडली की टेरर मीटिंग्स की एक एक डिटेल जानता था। इस मीटिंग में जो टारगेट दिए गए थे उसके बारे में उसे जानकारी थी और अमेरिकी सरकार ने ही सबसे पहले खुलासा किया था कि राणा भी इस लिहाज से लश्कर की 26/11 वाली साजिश में शामिल था। इस साजिश का खौफनाक अंजाम 26 नवंबर 2008 को मुंबई में देखने को मिला। 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए, 300 लोग जख्मी हो गए। कई दिनों तक अटैक जारी रहा। एनएसजी ने ऑपरेशन चलाकर इसका अंत किया। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, विदेश मंत्रालय, भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके इस बयान से समझा जा सकता है। We are in very regular touch with the US authorities to ensure that there is speedy and early extradition of Tahvur Rana. We have all seen the judgment which was given by the local US court there. That conversation of ours with the US side is continuing. देखिए, तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन वो जो भी फैक्ट्स बोलेगा उसके ऊपर की कार्रवाई क्या होगी वो जाहिर तौर पर पाकिस्तान का नाम लेगा। पाकिस्तान को हम ऑलरेडी बहुत सारे सबूत दे चुके हैं। अब इसके ऊपर एक इंटरनेशनल नेक्सस बनना जरूरी है, लेकिन इंटरनेशनल नेक्सस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं G20 के। हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वालों का चुन चुनकर हिसाब हो रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में भी G20 की मीटिंग से पहले हमारे जवान आतंकी साजिश का काम तमाम करने के लिए मुस्तैदी से डट गए हैं, क्योंकि G20 मीटिंग से पहले पाकिस्तान की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आतंकिस्तान ने कैसे घाटी में G20 मीटिंग को डिरेल करने की साजिश रची, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दें कि कैसे टेररिस्तान की हर साजिश को कुचलने के लिए भारत तैयार और जवान मुस्तैद हैं। डल झील की लहरों पर मार्कोस और एनएसजी कमांडो की सुरक्षा का साया है। डल झील में बोट के जरिए मार्कोस कमांडो कोने कोने की निगरानी कर रहे हैं। श्रीनगर का चप्पा चप्पा इनकी मौजूदगी में महफूज किया गया है। घाटी में G20 मीटिंग से पहले मार्कोस, एनएसजी और स्पेशल ग्रुप के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि पाकिस्तान की कोई भी साजिश कामयाब न हो पाए। राष्ट्रीय राजमार्ग से शहर श्रीनगर तक सुरक्षा को कड़ा किया गया है। वहीं श्रीनगर के SKCC और डल झील में सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है, जिसमें मैरीन कमांडोज से लेकर SSG के जवान जो है इस पूरे इलाके में डिप्लॉय किए जाएंगे G20 की सुरक्षा को लेकर। श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर में G20 की मीटिंग होनी है। आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने आयोजन स्थल से 10 किलोमीटर दूर हमले का प्लान बनाया है। श्रीनगर के पुराने इलाकों में हमले का प्लान है। स्टिकी या मैग्नेटिक बम से हमला किए जाने की आशंका है। इसे देखते हुए डल के साथ साथ श्रीनगर के लाल चौक पर NSG जवान मुस्तैद हैं और दुकानों बाजारों में सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। हम श्रीनगर में हैं और आप देख सकते हैं घंटाघर बिल्कुल परिसर है और यहाँ पे NSG कमांडोज की एक उपस्थिति देखी गई है। बता दें आपको कि ये कमांडोज जो है विशेषकर G20 की संभावित बैठक को लेकर यहाँ पे बुलाए गए हैं और अभी श्रीनगर के लाल चौक में कहा जा सकता है कि ये कमांडोज जो परिसर है आसपास घंटाघर के उसका एक जायजा ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, श्रीनगर के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इस इवेंट से उनका टूरिज्म बढ़ेगा, चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आए। श्रीनगर में NSG, मार्कोस और स्पेशल ग्रुप के जवानों की तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि पाकिस्तान ने G20 मीटिंग से पहले टेरर का प्लान 6 तैयार किया है। TV9 को आर्मी सोर्सेज से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलवामा की तरह हाईवे पर सुरक्षा बलों के काफिले पर अटैक हो सकता है। सुरक्षा बलों के काफिले पर फिदायीन हमले की साजिश रची गई है। अनंतनाग में NH-44 अनंतनाग के पास ग्रेनेड अटैक किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने का प्लान बनाया गया है। बाहरी मजदूरों की टारगेट किलिंग के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान एक बार फिर घाटी में 90 के दशक जैसा आतंक फैलाना चाहता है।
पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने पाकिस्तानी कमांडर खान बाबा को इस पूरी साजिश का सरगना बनाया। TV9 भारतवर्ष के टॉप डिफेंस सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एलओसी के पास पाकिस्तान सेना टेरर कैंप चला रही है एक्सक्यूज मी, और वहां से आतंकियों को घाटी में साजिश के लिए लॉन्च पैड्स के जरिए घुसपैठ कराने की तैयारी है। हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने राजधानी इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर दूर सुधानोती में टेरर कैंप बनाया है। ये मैप देखिए अब आप, ये है इस्लामाबाद और ये है सुधानोती, ये है बलोच। किस तरीके से टेरर कैंप बनाए गए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर। इसके साथ ही उसका दूसरा टेरर कैंप एलओसी के पास बलोच के इलाके में है। यहां पर ये देखिए, वहां पर आपको पुंछ और राजौरी दिखाई दे रहा है। यहां से पुंछ और राजौरी के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जा सकती है। दरअसल राजौरी और पुंछ की बात की जाए तो घना जंगल है। यह भी बताया जाता है कि कई टनल्स बनी हुई हैं जहां तक पहुंचना बहुत आसान काम नहीं है, जंगल के अंदर ही अंदर, और उस रास्ते से वो यहां पर आतंकी भेज सकता है। बहरहाल पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, भारत की फौज तैयार है और अब दुनिया भारत के बढ़ते किरदार के लिए तैयार है। जापान में मिलेंगे मोदी और बाइडेन, 48 घंटे तक चीन की हाई टेंशन। ये बड़ी खबर है। जापान के हिरोशिमा शहर में कल से G7 देशों के सम्मेलन का आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी समिट में शामिल होने के लिए कल सुबह रवाना होंगे। 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी हिरोशिमा जाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री। TV9 भारतवर्ष की टीम भी जापान के हिरोशिमा पहुंच चुकी है और यहां होने वाली ग्लोबल लीडर्स की मुलाकात पर आपको पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे और आज दे भी रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन की खास बात यह है कि इस दौरान क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के चारों महाशक्तियां एकजुट होने वाली हैं। इनमें भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है और जापान भी है। एक्सक्यूज मी। इस सब के बीच दुनिया की नजरें टिकी होंगी पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मुलाकात पर, क्योंकि जापान में G7 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के संग मुलाकात करेंगे। इस दौरान चाइनीज दादागिरी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बस अब से कुछ घंटों बाद जापान के हिरोशिमा में G7 देशों का मंच सजने वाला है। शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंच चुके हैं। यूएस प्रेसिडेंट और जापानी पीएम फूमियो किशिदा के बीच मुलाकात हुई है। इस सब के बीच पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी और जो बाइडेन पर टिकी हुई है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक G7 से अलग मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात संभव है। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, प्रेसिडेंट बाइडेन को क्वाड के अन्य सदस्य देशों के नेताओं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ भी मुलाकात का अवसर मिलेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी दी है कि पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता की प्लानिंग अभी चल रही है। जापान और कई अन्य देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स अभी इस समय प्लानिंग की फेज में है, अपेक्षित है अन्य नेताओं के साथ भी। पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात में जिन मुद्दों पर चर्चा संभव है उनमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी, यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान और वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से क्वाड देश अपना सहयोग और आगे बढ़ाएं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे मुद्दे अब जो है हिरोशिमा में, यदि इस क्वाड शिखर वार्ता का समय से आयोजन हो पाता है तो उसमें वो पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। क्वाड की चारों महाशक्तियों के एक जगह जुटने से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका और भारत मिलकर उनकी घेरेबंदी का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। हिरोशिमा से गौरव अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गौरव की आपने रिपोर्ट देखी। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। G7 की ग्लोबल मीटिंग का एक एक अपडेट हमारे लिए पहुंचा रहे हैं वो हिरोशिमा में। गौरव, मोदी और बाइडेन की मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? जापान में मोदी बाइडेन का मिलना चीन के लिए कितने बड़े टेंशन का सबब बनने वाला है?
जी निशान, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग से एक बहुत बड़ा मैसेज है चाइना को। और चाइना को मैसेज इस धरती से भी है जहां मैं खड़ा हुआ हूं। हिरोशिमा सिटी के बिल्कुल बीच ओटा रिवर पर बने इस ब्रिज पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर तो फिलहाल शांति है, लेकिन इस शांति भरे माहौल से एक बड़ा साउंड और एक बड़ा यहां पर मजबूत मैसेज दिया गया है चाइना को कि G7 कंट्रीज जो कि अपने आप में दुनिया की 45% जीडीपी केटर करती हैं, वो चाइना के विस्तारवादी रवैये को, और विस्तारवादी रवैया जब मैं कह रहा हूं तो दो रवैये हैं उसमें। एक तो वो जिस तरह से मिलिट्रीली अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, उनकी धरती पर कब्जा करने की कोशिश करता है इंडो पैसिफिक में वो, और दूसरा जो उसका डेट ट्रैप है, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करता है दूसरे देशों में और वहां उन पर अपना शिकंजा कसता है वो। उन दोनों से कैसे निपटे, इस पर पूरा जोर यहां से है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि विशेष अतिथि के तौर पर इस समिट में बुलाए गए हैं, और आपको मालूम है कि हाल के दिनों में भारत ने एशिया में जिस तरह से चीन को चुनौती दी है, जिस तरह से LAC पर भारत ने आंखों में आंखें डालकर चीन को बताया है कि भारत अब बिल्कुल एक सशक्त देश है, भारत बहुत मजबूत देश है, और भारत लगातार चीन को लगातार ये बता रहा है कि वो उससे डरने वाला नहीं बल्कि उससे सीना तान कर उससे निपटने में यकीन रखता है। वो कहीं ना कहीं चीन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो भारत ने उसको दिया है। जो सरप्राइज की आप बात कर रहे हैं, यहां से जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलेंगे तो एक बहुत बड़ा मैसेज चीन के लिए जाएगा कि कैसे उसने गलवान का जो एपिसोड हुआ उसके बाद अमेरिका और भारत किससे और इसकी वजह से और ज्यादा करीब आए, और इस वजह से ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा परेशान अमेरिका प्लस इंडिया हो रहा है। 2+2 डायलॉग की बात करिए, आप इसके अलावा बेका की बात करिए, आप इसके अलावा भारत। गौरव, मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि ये करीबी जो है ये मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आखिर चाइना और रशिया मिलकर कुछ उत्पात तो नहीं मचाएंगे? ये हम सबको देखना भी होगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन 100 घंटे से ज्यादा वक्त तक अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। सीधे इस खबर के बाद कर्नाटक का रुख कर रहे हैं क्योंकि वहां पर फाइनली सोल्यूशन आ गया है, और सोल्यूशन जो आया है वो वही है जो हमने आपको बताया था। 100 घंटे से ज्यादा वक्त तक सीएम को लेकर पेंच फंसने के बाद अब कर्नाटक में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले सिद्धरामैया और DK शिव कुमार ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। ऑल इज वेल, मतलब इससे पहले बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई जिसमें सिद्धरामैया को विधायक दल का नेता चुना गया। सिद्धरामैया के नाम का प्रस्ताव DK शिव कुमार ने किया। बताइए कितनी अच्छी बात है, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। इससे पहले आज दिल्ली में नए सीएम के नाम पर ऐलान के बाद सिद्धरामैया और DK शिव कुमार बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं ने सिद्धरामैया का जबरदस्त स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए और नारे लगाए। सिद्धरामैया और DK शिव कुमार के बेंगलुरु पहुंचने के बाद कई डेवलपमेंट तेजी से हुए हैं। ध्यान से देखिए कि एक्सक्यूज मी। पहला डेवलपमेंट, बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिद्धरामैया को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यह एक SOP था। दूसरा डेवलपमेंट, सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी गई, जो कि लगभग पता थी। 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब इसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल ट्विस्ट है क्या, यह जानने वाली बात है। तीसरा डेवलपमेंट, बेंगलुरु के कांटी रवा स्टेडियम में सिद्धरामैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश होगी, दिखाने की अपनी ताकत। कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी कर रही है। शपथ ग्रहण के लिए कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को न्योता भेजा गया। ये तो होना ही था, सबको पता है। लेकिन इसके अलावा अब देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी बुलाया गया है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों को भी शपथ ग्रहण के लिए इनवाइट किया है। अब ये लिस्ट जरा ध्यान से देखिएगा अब आप। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन, और इसके अलावा नीतीश कुमार भी हैं और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी हैं, और पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया है। यानी कि पूरा का पूरा एक 2024 के लिए विपक्षी एकता का जो ट्रेलर है वो यहां पर दिखेगा, क्योंकि इसमें ममता भी होंगी,
अखिलेश भी होंगे। अब ये होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इनविटेशन जरूर दिया गया है। कुल मिलाकर ये दोनों कांग्रेस के साथ अलायंस करने से कतराते रहे हैं, लेकिन इनको इनवाइट किया गया है। अब देखिए, कांग्रेस की गेस्ट लिस्ट को ध्यान से देखें तो एक बात क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस ने 2024 के विपक्षी एकता को ध्यान में रखकर निमंत्रण भेजे हैं। सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण के लिए महाराष्ट्र से एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बुलाया गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। बड़ा अच्छा फिल्ट्रेशन किया हमारी टीम ने। डीएम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ कांग्रेस का मजबूत अलायंस पहले से है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें आती हैं। इसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। टीएमसी के साथ कांग्रेस के मतभेद हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को न्योता भेजा गया है। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी बुलाया गया है। अखिलेश भी कांग्रेस से अलायंस को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं रहे हैं। ऐसे में उन्हें बुलाना काफी अहम है, क्योंकि यूपी 80 सीटें हैं, हम सब जानते हैं। और हेमंत सोरेन, देखा आपने, वहां पर 14 सीटें हैं। अभी तक विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को कांग्रेस ने निमंत्रण नहीं भेजा। अभी तक बीआरएस के मुखिया और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, बीजेडी के कर्ता धर्ता और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को न्योता नहीं गया है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। सिद्धरामैया के नाम का ऐलान करने में कांग्रेस को 5 दिन लग गए। कल रात इसी वक्त जब हमने आपको यह खबर दिखाई, तब कांग्रेस में सीएम का पेच काफी उलझ गया था। लेकिन कल रात 10 बजे के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की कई मीटिंग्स हुई। आज सुबह एक बार फिर से बैठकों का दौर चला। एक के बाद एक कई इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आने लगी। सुबह करीब 11:15 बजे कर्नाटक के नाटक की हैप्पी एंडिंग वाली तस्वीर सामने आ गई। जिन सवालों का इंतजार पूरे कर्नाटक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को था, ये तस्वीर उन सभी सवालों का जवाब है। सुबह 11:19 पर जैसे ही ये तस्वीर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर चस्पा की गई, इस बात पर मोहर लग गई कि कर्नाटक सरकार का स्टीयरिंग कौन संभालने वाला है। खड़गे के दाएं और बाएं खड़े डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के खेले चेहरों ने साफ कर दिया कि सहमति बन गई है। लेकिन इस तस्वीर को आने में 100 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। इस बीच कई बार पलटवार, खींचतान और तकरार की खबरें आती रही। इसलिए इस तस्वीर के साथ कांग्रेस को 2 शब्द लिखने पड़े, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इस तस्वीर से ठीक पहले नाश्ते की टेबल पर एक और फोटो शूट हुआ। डिनर डिप्लोमेसी की तर्ज पर ब्रेकफास्ट के जरिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच जमी बर्फ को पिघलाया गया। केसी वेणुगोपाल के घर पर सुबह करीब 9:30 बजे इडली, डोसा, वड़ा और सांभर के स्वाद के साथ आगे की रणनीति भी बनी। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत के मुताबिक सिद्धरामैया के सीएम और डीके शिव कुमार के डिप्टी सीएम बनने का फैसला कल रात ही हो गया था। कांग्रेस ने एक चिट्ठी जारी कर अपना फैसला जाहिर कर दिया था, लेकिन एकजुटता का संदेश देने के लिए पहले वेणुगोपाल के घर नाश्ते की टेबल सजाई गई और फिर यहां से करीब 11 बजे कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ सिद्धा और डीके एक ही कार में बैठकर खड़गे के घर आ गए, जहां खड़गे के साथ सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की ये वाली तस्वीर सामने आई। लेकिन इसके अंदर की इनसाइड रिपोर्ट क्या है, जरूर आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले टॉप 9, हम उसके बाद आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। किरण रिजिजू के बाद उनके डेप्यूटी एसपी बघेल की भी कानून मंत्रालय से छुट्टी। राष्ट्रपति ने पीएम की सलाह पर बघेल का बदला विभाग। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। कर्नाटक जीत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लोक लुभावन दाव। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ का किया वादा। धार में कमलनाथ ने किया ऐलान। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने पायलट को दिया साथ आने का न्योता। कहा कांग्रेस में रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, या तो खुद की पार्टी बना लें या फिर उनसे गठबंधन कर लें। दिल्ली सरकार के सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज और एलजी के बीच तनातनी। सेक्रेटरी के तबादले से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देने में देरी पर उठाए सवाल। कहा एलजी सरकार की सलाह पर काम करने को बाध्य, लेकिन अब तक फाइल को मंजूरी नहीं। बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर बोला बड़ा हमला। कहा जेडीयू
पार्टी हो गई है खत्म। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र दौरा, पुणे में बीजेपी सांसदों और विधायकों से की मुलाकात। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता रहे मौजूद। जैसलमेर मामले में टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। गहलोत सरकार ने कलेक्टर टीना डाबी पर एक्शन का किया ऐलान। मंत्री प्रताप सिंह ने दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा की शिव नाडर यूनिवर्सिटी में सनसनीखेज वारदात। एक छात्र ने साथी छात्रा की गोली मारकर हत्या की। मर्डर के बाद खुद को भी गोली मारकर की खुदकुशी। नोएडा में यूपीएससीएफ ने किया अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश। एक्सचेंज के जरिए चल रहा था हवाला, फिरौती, जबरन उगाही का धंधा। झारखंड के एक पूर्व रणजी प्लेयर समेत 3 लोग गिरफ्तार। लेकिन अब जैसा कि आपसे वादा किया था, मुख्यमंत्री की रेस में सिद्धरामैया पहले दिन से आगे थे। डीके शिव कुमार के अड़ने से मान जाने तक क्या क्या हुआ, ये आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए इनसाइड स्टोरी। कल दोपहर जब डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिलने गए, तब राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके की सोनिया गांधी से बात कराई। इस दौरान सोनिया ने डीके से कहा कि आपकी मेहनत का पुरस्कार मिलेगा, इसलिए जो फैसला हो उसे मानिए, आपसे जो वादा किया जाएगा उस पर भरोसा रखिए। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार की सोनिया गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जब बात करवाई तो सोनिया गांधी ने डीके की पीठ थपथपाई, जिसके बाद डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन साथ ही वो इस बात पर अड़ गए कि वो राज्य में 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं रहना चाहते, वो अकेले उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। साथ ही वो अपने समर्थक विधायकों के लिए कॉरपोरेशन में, बोर्डों में और मंत्रिमंडल में अहम जगहें चाहते हैं। इस घटनाक्रम के बाद कल रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ मीटिंग हुई। खड़गे ने वेणुगोपाल और सुरजेवाला से सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को एक मैसेज देने को कहा। इस मैसेज के जरिए दोनों नेताओं को आखिरी फैसले के बारे में बताया गया। दोनों से कह दिया गया कि ये आला कमान का आखिरी निर्णय है। दरअसल खड़गे के रुख में ये बदलाव उनकी सोनिया गांधी से फोन पर हुई बातचीत के बाद आया। सोनिया और राहुल गांधी ने खड़गे से जब बातचीत की तो साफ तौर पर कहा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे विधायकों ने आपको अधिकृत किया है कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए। कर्नाटक को आप सबसे बेहतर जानते हैं, विधायकों को जानते हैं, इसलिए कर्नाटक के और पार्टी के भले के लिए जो भी फैसला आप करेंगे वो सभी को मान्य होगा। इसके बाद खड़गे ने वेणुगोपाल और सुरजेवाला को नए सिरे से दोनों नेताओं से बात करने को कहा। रात 9:58 पर सिद्धरामैया केसी वेणुगोपाल के घर पहुंचे। यहां दोनों की करीब आधा घंटा मीटिंग हुई। रात 10:35 पर डीके शिव कुमार वेणुगोपाल के घर पहुंचे, बातचीत की। केसी वेणुगोपाल की डीके शिव कुमार के साथ 50 मिनट लंबी बातचीत हुई। इसमें डीके शिव कुमार को कर्नाटक के हालात के बारे में पूरी तरह समझाया गया और उनसे कहा गया कि पहले सिद्धरामैया को सीएम रहने दें, बाद में 2 या 2.5 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2024 तक वो पार्टी अध्यक्ष भी रहेंगे, साथ ही वो इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। हालात को समझते हुए डीके शिव कुमार ने सहमति दे दी और रात में ही सिद्धरामैया को सीएम और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला कर लिया गया। लेकिन औपचारिक ऐलान के लिए आज सुबह का इंतजार किया गया। अभी तो सब ऑल इज वेल है, लेकिन कब तक? भले डीके शिव कुमार आज मान गए हो, लेकिन जिस तरह वो सिद्धरामैया के नाम पर राजी हुए हैं, उसने 2018 की उन तस्वीरों की याद दिला दी जब राहुल गांधी ने राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी के झगड़े को सुलझाया था। लेकिन 2 कद्दावर नेताओं की ये टसल ना राजस्थान में रुकी ना छत्तीसगढ़ में। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति भी इसी दिशा में बढ़ रही है? क्या होता है आगे, नजर तो रहेगी हमारी। लेकिन अब बहुत कुछ हो रहा है। मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो यहां पर क्यों मोदी मंत्रिमंडल में अचानक हुए बड़े बदलाव की ओर हम रुख कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में 2 बड़े फेरबदल किए गए। पहला बदलाव, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटा दिया गया है। दूसरा बदलाव, कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री सतपाल सिंह बघेल को भी हटा दिया गया है।
किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि अर्जुन राम मेघवाल को कानून राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। किरण रिजिजू को अर्थ साइंस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे सतपाल सिंह बघेल को स्वास्थ्य मंत्रालय भेज दिया गया है। इस फेरबदल के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री का चार्ज संभाल लिया है। पद संभालने से पहले मेघवाल ने रिजिजू से मुलाकात भी की। संविधान में सबकी अपनी सीमाएं हैं और सब अपनी सीमाओं में काम कर रहे हैं, कोई मतभेद नहीं है जी। देखिए, हर दायित्व चुनौतीपूर्ण तो होता ही है, इसलिए वो कोई विषय नहीं है जी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास प्रकट किया। हम विश्वास पे खरे उतरेंगे। क्या विजन लेके चलेंगे? अब साल भर है। देखिए, जो पेंडिंग केसेज हैं जुडिशरी में, वो जल्दी न्याय मिले, यही सरकार का विजन है। अचानक हुए फेरबदल के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस क्यों लिया गया? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही होगी? किरण रिजिजू ने कई बार न्यायपालिका की आलोचना की, न्यायपालिका पर कमेंट किए, जिसकी वजह से विवाद खड़े हुए थे। जजों की नियुक्ति के कोलिजियम सिस्टम को लेकर किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट पर कई तल्ख बयान दिए थे, जिससे टकराव की स्थिति बनी थी। पिछले साल नवंबर में रिजिजू ने कहा था कि जजों की नियुक्ति का कोलिजियम सिस्टम संविधान के लिए एलियन है। अभी कुछ दिन पहले रिजिजू ने कहा था कि रिटायर्ड जज और एक्टिविस्ट भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है। रिजिजू के इस बयान से न्यायपालिका के अंदर उनके लिए नाराजगी बढ़ी थी। किरण रिजिजू के कानून मंत्री रहते हाल के दिनों में कई बड़े फैसले सरकार के खिलाफ आए। एलजी बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया। रिजिजू के बयानों की वजह से न्यायपालिका और सरकार के बीच दूरियां बढ़ी थी। किरण रिजिजू की विवादित टिप्पणियों को लेकर एक पीआईएल भी दाखिल की गई थी। हालांकि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया था। वैसे कानून मंत्रालय में हुए फेरबदल को राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल एससी समाज से आते हैं, इसीलिए हो सकता है कि राजस्थान के एससी वोटर्स को लुभाने के लिए क्या क्या हो। वैसे आज के फेरबदल की एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। आजादी के बाद से अब तक देश में जितने भी कानून मंत्री बने वो कैबिनेट रैंक के रहे। किरण रिजिजू भी कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन अब कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी राज्य मंत्री को दी गई है।